हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए, बहुत अच्छा। तो हम आप लोग को क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का बतला रहे थे, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री हमने पढ़ाया था। उसका 2 लेक्चर वीडियोज क्रैश कोर्स का हमने किया है। आज छोटा सा एक और टॉपिक बच रहा है, जो है आपका कैटालिसिस और एंजाइम एक्शंस। उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत गया गाइडेंस प्रोग्राम GGP में, जिसके तहत हम लोग क्रैश कोर्स को समझ पा रहे हैं और आपकी कोर्सेज को रिव्यू हो पा रहा है। तो अब हम चल रहे हैं। मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद और हम है सहदेव +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी का टीचर। इसमें हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे इसका नाम है, जिस टॉपिक को कह रहे हैं, कैटालिसिस। ठीक है बच्चा, कैटालिसिस। कहा जाता है कि कैटलिस्ट वैसा सबस्टांस होता है जिसमें कोई भी रिएक्शंस है, इसकी रेट को वो या तो बढ़ा देगा या तो फिर कम कर देगा। तो जो सबस्टांस रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा दे, तो उस सबस्टांस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। उस सबस्टांस को कैटलिस्ट कहते हैं। और इस फेनोमेना को, जो ऐसा काम करता हो, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस, इसका मतलब कैटलिस्ट क्या हो गया? कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देगा बच्चा? बढ़ा देगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देगा या तो फिर क्या कर देगा? घटा देगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस को जो चेंज कर दे, अल्टर कर दे, उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेना को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। जरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल जरा देख लो। KClO3, जिसका नाम है पोटासियम क्लोरेट। जब हम पोटासियम क्लोरेट को हिट करते हैं, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, कहता है कि ये जो है आयोनिक सबस्टांस है और आयोनिक सबस्टांस होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा अधिक है। तो ये 653 से लेकर के 873 केल्विन, 653 टू 873 केल्विन तक का गर्म करना पड़ता है। जैसा ही इतना इस रेंज में हम लोग गर्म करेंगे, जैसा ही गर्म करेंगे, ये बन जाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन। कहता है कि एक डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन से स्लो है। तो इसी में हम लोग यदि MnO2 डाल दें तो टेम्परेचर कम जाएगा, 400 के करीब 473 वगैरह के करीब में चला जाता है। और इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शंस पहले क्या था? स्लो था, वो कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका इस्तेमाल किए तब फास्ट हुआ, तो जिसके वजह से फास्ट हुआ उसको हम लोग कहेंगे कैटालिस्ट, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, चलिए। तो कैटालिस्ट किया क्या बच्चा? कैटालिस्ट किया क्या? कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दिया और या तो फिर उसको घटा दिया। घटा सकता है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा सकता है या तो फिर कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा सकता है। अब देखो, कैटालिस्ट के 2 प्रकार के होते हैं। कैटालिस्ट के 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरे को कहते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है। अब पॉजिटिव कैटालिस्ट किसको कहते हैं? तो वैसा सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता हो, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट कंप्लीट करता हो, बहुत तेज़ी से उसको जो स्टेप है बहुत तेज़ी से ऑक्यूपाई कर लेता हो, उसको हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे। और वैसा सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा देता हो, रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट बनने में काफ़ी समय लग जाए, जो नॉर्मल रेंज था उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग जानते होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को, रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इस वजह से क्या होता है? उस रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड को ऑक्यूपाई कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस उसका काफ़ी बढ़ जाएगा। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है कि जो इंजाइम्स हैं, इंजाइम का जो एक्टिविटी है या फिर जो सबस्टांसेज है, जो सरफेस है जिसकी वजह से रिएक्शंस हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या तो उसको ब्लॉक कर देता है। एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कैटालिस्ट 2 प्रकार के हो गए। एक पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया और एक कौन सा कैटालिस्ट हो गया? नेगेटिव कैटालिस्ट हो गया। चलिए,
जरा देखिएगा, देखोगे कैटलिस्ट करता क्या है, जरा हम लोग इसको देखें। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक ग्राफ देखे होंगे, एक ग्राफ को हम यदि दिखलाएं ऐसे करके, ग्राफ को हम दिखलाएं तो शायद तुम लोग जानते होंगे A प्लस बी बन गया C प्लस डी, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट किया और प्रोडक्ट को बना दिया। तो रिएक्टेंट रिएक्ट किया, प्रोडक्ट को बनाया, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे होता है एनर्जी। यदि तुम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़े होंगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, एनर्जी होता है। ये क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस होता है, रिएक्शन से प्रोग्रेस करेगा। अब इसमें कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कैटलिस्ट है, हम लोग जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर अर्थ, जितना भी सब्सटेंस हमारे नेचर में आसपास में पाए जा रहे हैं, हर एक के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे कुछ एनर्जी है, एनर्जी इतना रेंज है, वो रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए मान लो इतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एनर्जी को ऑक्युपाई करेगा, और नहीं तो हम लोगों को यहाँ तक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ तक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जब इतना एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो अपने एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज होगा और हमारे एटमॉस्फेयर में स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो है, मान लो C प्लस डी, ए बी यहाँ पर मिला और बना दिया सी डी, और तो यहाँ पर एनर्जी बना यहाँ पे सी डी, लेकिन एनर्जी लिबरेट आउट किया। कुछ प्रोडक्ट इसी जगह पे आकर के स्टेबल हो जाते हैं, इसी जगह पे आकर के स्टेबल हो जाते हैं। मतलब होगा क्या कि यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये किसका एनर्जी हो गया बच्चा, कैटलिस्ट, सॉरी ये जो है प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। तो रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी यदि वो अपने पास रखे हुए है तो इस रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, शायद आप जानते होंगे। और ये एंडोथर्मिक प्रोडक्ट है क्योंकि एनर्जी वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने एनर्जी को और रिलीज कर देता है और रिएक्टेंट से भी उसका एनर्जी कम जाते हैं, और ए हो जाते हैं C और D, यहाँ पे वो प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो ए जो है इतना एनर्जी एक्स्ट्रा निकाल दिया और ए जो है इतना एनर्जी एक्स्ट्रा रखे हुए, तो ए जो पहले वाले हैं ये एंडोथर्मिक प्रोडक्ट है और ए है एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट है। तो एनर्जी, इसका एनर्जी बहुत मिनिमम है, और जिसका मिनिमम एनर्जी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी हाई होता है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो यहाँ से रिएक्टेंट, ए एनर्जी किसका हो गया, रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, प्रतिकारक की एनर्जी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी था रिएक्टेंट का, अब हम इसको एनर्जी सप्लाई करना शुरू किए, एनर्जी देना शुरू किए, तो यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ तक पहुँचा तब रिएक्शन से जा करके रिएक्शन होना शुरू हुआ और वो प्रोडक्ट को बनाया। तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ए और बी को गर्म करते गए, जब एक्टिवेशन एनर्जी को पाई हुआ तब जाकर के प्रोडक्ट बनाया। लेकिन जब इसमें हम लोग इसको डाल देंगे, कैटलिस्ट डाल देंगे, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारे एक्टिवेशन एनर्जी इतना नहीं रखो, तुम अपने एक्टिवेशन एनर्जी क्या करो, कम रखो। और जैसा ही कम रखेगा तुरंत क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, या तो यहाँ तक बनेगा या तो यहाँ तक बनेगा। मतलब कि इसी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। कौन कम कर दिया, कैटलिस्ट कर दिया कम। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी एनर्जी को, जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऑक्युपाई कर लेता है और बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, मान लीजिए कि किसी सरफेस पे कोई सब्सटेंस आ रहा है और आ करके मिल करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस सरफेस को ही ब्लॉक कर देगा या तो इस सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस है जो या तो बिगाड़ देगा या तो फिर बना देगा। एज फॉर एग्जांपल देखो ना, तुम ही लोग समझो,
तुम लोगों को बहुत मोटी मोटी किताब ला करके हम लोग दे दे, अब बोले बाबू इसको पढ़ करके एग्जाम पास कर जाओ, तो तुम सोच लो उसको मोटा मोटा बहुत तरह तरह का किताब, एकदम अच्छा अच्छा किताब, बहुत विदेशों से किताब ला करके हम अच्छा प्रिंट करके दे दे, अपने से पढ़ करके कोशिश करते रहोगे, तुम्हारा रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम होगा। वही टीचर क्या करेगा, टीचर के पास जाओगे तो उसको समझा देगा, तुम तुरंत क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। मतलब टीचर किसके जैसा काम कर गया बच्चा, टीचर किसके जैसा काम कर गया, कैटलिस्ट की तरह। अब ये नहीं बोलना कि सर जो टीचर भी तो होगा, टीचर भी तो होगा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। हम टीचर को नहीं बोल रहे, हम कैटलिस्ट को बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट 2 प्रकार के होता है, एक रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है और एक रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा देता है। टीचर आपको, खास करके टीचर जो होते हैं वो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, घटाने वाला काम नहीं करते हैं, वो बदमाशी नहीं करते हैं, द बेचारे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अब जरा देख लिया जाए। ठीक, कैटलिस्ट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट, स्टेट के आधार पे कैटलिस्ट के 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरे को कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट 2 हो गया, एक को कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बच्चा जरा देखो, SO2 प्लस O2, SO2 इन गैसेस फेज, O2 इन गैसेस फेज, कैटलिस्ट हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, एनोलिक है नाइट्रिक ऑक्साइड, और बन गया SO3 गैस। मतलब ए भी गैस, ए भी गैस, ए भी गैस, ए भी गैस। जब सभी का स्टेट एक जैसा हो, सभी का अवस्था एक जैसा हो, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट कह देंगे। जरा देखो ना, C12H22 लिखा, O11 और प्लस H2O यहाँ पे, और यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ पे खास करके कैटलिस्ट इस जगह पे है इन्वर्टेज यहाँ पे कैटलिस्ट है, और ए बना दिया C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो जरा देख लो, मतलब इसको कहते हैं सुक्रोज है। सुक्रोज ए पानी में गया तो किस पानी में जाने के बाद, ये ना कि सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, पानी में जाने के बाद वो कैसा हो गया, लिक्विड फॉर्म। H2O कैसा है, लिक्विड फॉर्म। कैटलिस्ट कैसा है, लिक्विड फॉर्म। ग्लूकोज जो बना लिक्विड फॉर्म, फ्रक्टोज जो बना हुआ लिक्विड फॉर्म। सभी का स्टेट कैसा है, एक समान है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जब सभी का स्टेट एक समान होगा तो उसको हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे, और जब एक समान नहीं होगा तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे जरा देखो N2 तुम लोग पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में आने वाले हैं। H2 गैसेस फॉर्म, और यहाँ पे आपका आयरन प्लस मॉलिब्डेनम है, और इस जगह पे बनते हैं NH3, कौन सी फेज में बनते हैं, गैस के फॉर्म में। तो N2 गैस, H2 गैस, आयरन प्लस मॉलिब्डेनम सॉलिड, NH3 क्या गैस। अवस्था चेंज हो गया कि नहीं कैटलिस्ट का। हम कह सकते हैं कि वैसा कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट का स्टेट कुछ हो, प्रोडक्ट का स्टेट कुछ हो, या तो कैटलिस्ट का स्टेट कुछ हो, मतलब डिफरेंट कुछ कहूँ ना कहूँ होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब अलग होता ही है, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। इसको भी जरा देख लो ना, NH3 प्लस O2, दिस वन इज इन गैसेस फॉर्म। यहाँ पे प्लैटिनम है, शायद तुम लोग पढ़े होगे ऑस्वाल्ड मेथड से इसका HNO3 को बनाने का। तो ये गैसेस फेज में ये प्लैटिनम किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैस है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल है, और इसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कह देंगे। मतलब कैटलिस्ट 2 हो गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब है वर्किंग ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस। कैसे होमोजीनियस कैटलिसिस काम करता है, उसको मतलब कैसे होमोजीनियस कैटलिसिस का एक्शंस होता है, उसको आपको देखना है, उसको आपको समझना है। तो बच्चा लोग, आप लोग इसको जरा देख लो। पहला स्टेप कहता है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट के साथ मिलकर के यहाँ पे क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। स्पेलिंग देख लेना उसको।
बाय द वे कहूँ मिस हो गया तो उसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा, इंटर INTER चलिए तो हम लोग कह देंगे कि कैसे काम करता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो इसमें कहता है कि कैटलिस्ट किसी न किसी रिएक्टेंट के साथ हम शॉर्ट में लिखे कैटलिस्ट किसी न किसी कैसे काम करता है। तो बोला गया कि देखिए कैटलिस्ट किस ढंग से काम करेगा, जैसे इसको देखो ये बहुत कॉमन होता है और इसी को समझा रहे हैं, इसी बात को हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट में समझा रहे हैं। तो पहले देखो इसका स्टेट सभी का स्टेट एक समान है, सभी का एक समान है ना, एक समान है। अभी काम कैसे किया है, कैसे काम करता है कि ये बन जाता है बच्चा, कैसे काम करता है कि होमोजीनियस कैटालिसिस का काम हो जाता है। तो इसमें पहला बात बोला कि जब होमोजीनियस कैटालिसिस होता है तो कैटालिस्ट जो है किसी न किसी रिएक्टेंट के साथ मिल करके एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाया, ठीक। दूसरा हुआ कि इंटरमीडिएट फिर किसी न किसी कैटालिस्ट के साथ मिलेगा और तब जा करके क्या बनाता है बच्चा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। कैसे इतना काम कैसे हुआ इसी को हम आपको दिखा रहे हैं। इतना काम कैसे हुआ मतलब किसका कैसे काम हुआ। तो SO2 प्लस O2 और क्या हो गया NO, यहाँ पर क्या बन गया SO3। ये काम कैसे हुआ तो हम इसी के अनुसार समझा रहे हैं। पहला काम हुआ कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब यार NO रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म इंटरमीडिएट, दिस वन इज इंटरमीडिएट। क्लियर है, एकदम सही बात है ना, वही बात लिखे हैं, ठीक। सेकेंड बात में जो इंटरमीडिएट है वो कि अगला रिएक्टेंट के साथ, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट है जी, अगला रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अगला रिएक्टेंट कौन हो गया, O2 तो हमने दिखला दिया, अगला कौन हो गया SO2 रिएक्ट करेगा और फिर क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, SO3 बना दिया और बेचारा अपने जैसे था वैसे ही निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो रिएक्शंस को आगे बढ़ा दे लेकिन उस पर कोई असर वसर नहीं हो। तो उसी प्रकार से इस पर कोई असर नहीं हुआ, NO था NO के रूप में निकल गया तो और प्रोडक्ट को बना दिया। तो यहाँ पे जो काम हुआ होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम किया, तो इस प्रकार से काम किया कि कैटलिस्ट रिएक्टिंग के साथ मिल करके इंटरमीडिएट बनाया, इंटरमीडिएट रिएक्टिंग के साथ मिल करके फिर क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इतने काम को कहते हैं थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। और आप थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस में आप इसको देख लीजिए। यदि कोई बोलेगा कि बाबू इसको जोड़ दो तो नहीं जोड़ दोगे, आराम से इसको पकड़ के इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे और बाकी को हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SO2 प्लस हाफ O2, अरे देखो ना बहुत इजी का है, SO3 हो गया, गैस, ये भी गैस हो गया। अब बेचारा यहाँ से ये कट गया, जो 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 जैसा था उसी रूप में रह गया, तो उसको हम लोग कैटलिस्ट कर दिए, ए हो गया। नेक्स्ट, ये तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का हो गया। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। जरा देखिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का जरा देखिएगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इसमें होता क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में इसमें कुछ प्रोसेस बताया गया, ये 5 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है। कैसे कैसे कंप्लीट होता है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखो मान लो N2 यहाँ पे H2 यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन प्लस मोलिब्डेनम और यहाँ पे क्या बन गया NH3। कैसे बना उसी को हम आपको समझा रहे हैं। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का है कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है, कैसे इसका वर्किंग एक्टिविटी होता है, उसी को आपको देखना है और समझना है। तो पहला कहता है कि वहाँ पे डिफ्यूजन होगा, मतलब कि जहाँ पे इन सबों को रिएक्शंस करना होता है उसमें हम लोग N2 को भेजते हैं और किसको भेज देते हैं H2 को। तो एक डिफ्यूजन हो गया, सारा गैस इसमें आ गया। पहली बात मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। दूसरा बात हो गया क्या, एग्जॉर्शन होता है, इसके सरफेस पे आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है और बैठ करके इसका जो ओल्ड बॉन्ड है वो क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओल्ड बॉन्ड सारा ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करेगा मतलब कि कौन सा हो गया, एग्जॉर्शन हो गया। तीसरा क्या हो गया बच्चा, आपस में रिएक्ट करेगा और फिर क्या चीज बना देगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है।
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो फिर उसके बाद वहाँ से हटेगा, उसको प्रोडक्ट के पास उतना एनर्जी नहीं होता है, हाई एनर्जी होता है, वहाँ पे वो सेटअप नहीं कर पाते हैं, लिबरेट आउट हो जाते हैं, उसको कहते हैं डी एग्जॉर्शन। वहाँ से वो हट जाते हैं और हट जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा, उसको कहते हैं क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो पहला डिफ्यूजन हुआ आने के लिए, अगला अंतिम डिफ्यूजन क्या हो गया, जाने के लिए होता है। इस प्रकार से हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का यहाँ पे प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे आया, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसका ओइल बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर उसका प्रोडक्ट बना, फिर वहाँ से वो हट गया, कैटालिसिस के सरफेस से हटा और फिर वहाँ से जा करके क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। इस बात को आप लोग दिखला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना है। नेक्स्ट है बच्चा ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस में होता क्या है कि कोई रिएक्शंस है शुरू में स्लो है और जैसा ही प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट खुद कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देगा। फिर से बोल रहे हैं, रिएक्शन है स्लो, कब है इनिशियल स्टेट में, शुरू वाली अवस्था में, उसके बाद फिर स्लो हुआ और क्या बनाया, एंड फॉर्म क्या, प्रोडक्ट हुआ। और यही प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा काम कर जाएगा, कैटालिस्ट की तरह, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, एकदम फास्ट। तो उसको कहते हैं कैटालिसिस। मतलब बाहरी कैटालिस्ट का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, अपना ही जो प्रोडक्ट बना खुद कैटालिस्ट के रूप में काम करे तो उसको हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल जरा देख लीजिए बच्चा लोग, एज पर एग्जाम्पल जरा देख लो, ठीक है। इसको हम लोग दिखला देते हैं। कहता है कि HNO3 ऑक्सीडाइज करते हैं, HNO3 ऑक्सीडाइज करते हैं। तो HNO3 जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है तो HNO3 डिसोसिएट होगा H2O में, NO में और फिर O में, ऐसे करके। HNO3 जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कॉज करता है तो वहाँ पे सबसे पहले इसका डिसोसिएशन होता है और नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, अगला को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। जैसा ही ये बन गया, मतलब यहाँ पे कोई सब्सटेंस है और यहाँ पे रखे हैं HNO3, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है बच्चा, स्लो। और जैसा ही इसका मॉलिक्यूल टूटा, क्या बना, NO, तब अगला स्टेप में फिर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये खुद कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटो कैटालिसिस, ठीक। एक होता है इंड्यूस कैटालिसिस। इंड्यूस कैटालिसिस, बच्चा आप लोग जानते होंगे कि बहुत कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अकेले में रिएक्शंस करेगा तो स्लो होगा, लेकिन साथ साथ रिएक्शंस करता है तो एकदम फास्ट। खास करके सोडियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड वगैरह में ये देखा गया है। सोडियम आर्सेनाइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, इन दोनों का रिएक्शंस क्या होता है, साथ साथ जब होता है तो बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन का रिएक्शंस होता है, दोनों बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, तो उसको हम लोग इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंजाइम कैटालिसिस। इंजाइम कैटालिसिस हम आपको क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हम आपको पूरा लिखवाएंगे नहीं, पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेनेशंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम लोग केवल बच्चे लोगों को रिव्यू करेंगे। इंजाइम कैसा होता है बच्चा, प्रोटीनस नेचर का है। मतलब इंजाइम बना हुआ क्या चीज़ का होता है, तो प्रोटीन का। प्रोटीन क्या चीज़ का बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। मतलब यदि इतना बड़ा एंजाइम है तो उसमें बहुत सारे क्या होगा बच्चा लोग, बहुत सारे क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, बहुत सारे अमीनो एसिड होगा। शायद आप लोग जानते होंगे अमीनो एसिड NH2COOH, दिस वन इज H, दिस वन इज R। तो अमीनो एसिड का सिंपल जनरल फार्मूला है और वो वैरी करेगा R पर ही। तो अमीनो एसिड, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, बहुत सारे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और जिसकी वजह से एक लंबा चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन यदि कैटालिटिक एक्टिविटी को करता है तो उसको हम लोग प्रोटीन न कह करके क्या कह देंगे, इंजाइम कहते हैं। इंजाइम, अब देखा गया कि यदि कोई ऐसे इंजाइम है बच्चा, ऐसे इंजाइम है, प्रोटीन का ऐसे मतलब अमीनो एसिड का ऐसे करके चेन है, ऐसे करके चेन है, तो इसका दो भाग होता है। एक भाग से वो काम करेगा, एक भाग इसको सपोर्ट करेगा,
तो ए वाला भाग जिससे काम करेगा उसको कह देंगे क्या, एक्टिव साइट, और जो सपोर्ट करेगा वो नॉन एक्टिव साइट होता है। मतलब एंजाइम का दो भाग हो गया, एक्टिव साइट हो गया और कौन सा भाग हो गया, नॉन एक्टिव साइट हो गया। जो भी एंजाइम है वो क्या करता है, रिएक्टेंट को कौन, एंजाइम किस में बदल लेता है, किस में बदल लेता है बच्चा, प्रोडक्ट। बायोलॉजी में रिएक्टेंट को रिएक्टेंट न बोल करके हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम दे देंगे, सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम का काम होता है। तो एंजाइम बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, और वो भी बिना डिस्टर्ब हुए प्रोडक्ट में बदलते रहता है। मतलब एंजाइम का काम है कि सबस्ट्रेट को किस में बदल लेगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो एंजाइम जो होते हैं सेलेक्टिव नेचर का होता है। सेलेक्टिव नेचर का कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में सेल है और सेल में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहता है, और हर एक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम सारा काम को कर देगा, ऑलराउंडर नहीं होता है, एक एंजाइम एक ही रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे जरा देखो ना, जैसे यहाँ पे C12H22O11, दिस वन इज सुक्रोज, SUCRAS सुक्रोज, यहाँ पे SUCRAS सुक्रेज काम करेगा, और यहाँ पे ग्लूकोज बनाएगा और प्लस क्या बना देगा, फ्रक्टोज बना देगा। ठीक है, फिर इन सबों के ऊपर में जाइमेज एंजाइम काम करेगा, और जाइमेज फिर इसको आगे प्रोडक्ट बना देगा, CO2 में और किस में बना देगा, H2O में बना देगा। जाइमेज काम करेगा तो नहीं, CO2 H2O में नहीं बनाता है, बल्कि जाइमेज जो है अल्कोहलिक फॉर्म में बना देता है, इसको अल्कोहलिक फॉर्म में बना देता है। फिर है माल्टोज, इस पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा माल्टेज, और इसको भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसी प्रकार से प्रोटीन है, प्रोटीन पे ट्रिप्सिन काम करता है और इसको पेप्टाइड में बदल देता है, मतलब कि हर एक के लिए हर एक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं प्रोटीन को एमाइलेज काम करेगा और उसको अमीनो एसिड में बदल देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उससे ज़्यादा एक से ज़्यादा वो काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर के करीब में होता है। नेक्स्ट होता है कि एंजाइम को काम करने के लिए pH स्पेसिफिक होना चाहिए, और pH स्पेसिफिक अबाउट 7 pH पे बहुत अच्छा से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम के लिए कि कंसंट्रेशन भी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत हाई कंसंट्रेशन पे काम नहीं करता है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन पे इसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक काम करता है। यही वजह से हम लोग को खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद पानी पीना चाहिए, ताकि एंजाइम की एक्टिविटी बहुत अच्छा से बना हुआ रहे और वो उस पर काम करे, उसको प्रोडक्ट में बदल दे। ठीक है, एंजाइम के लिए एक थ्योरी दिया गया जिसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम के लिए एक थ्योरी दिया गया, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसमें कहा गया कि जो एंजाइम है, देखो हम थोड़ी देर में पीपीटी में दिखला देंगे, एंजाइम है वो किसके जैसा काम करेगा, की के जैसा, हम फिगर बनाए हुए, की के जैसा काम करेगा, और जो सबस्ट्रेट है वो किसके जैसा काम करेगा, लॉक के जैसा। वो सबस्ट्रेट किसके जैसा काम करेगा, लॉक के जैसा। और फिर यहाँ पे एंजाइम आएगा, इसको सबस्ट्रेट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देगा और किस में बदल देगा बच्चा, प्रोडक्ट में बदल देगा। फिर इसी मॉलिक्यूल का फिर दूसरा इसी सबस्टेंस का दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम जाएगा उसको बदल देगा, फिर तीसरा आएगा उसको बदल देगा। इस प्रकार से एंजाइम उसी सबस्ट्रेट में फिट होगा जिसमें उसका शेप साइज मिक्स होता है, शेप साइज उसमें एडजस्ट कर पाए, और जैसा ही एडजस्ट होगा उसको वो प्रोडक्ट में बदलते
चला जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी उसके एक्टिव साइट पर डिपेंड करेगा। एक्टिव साइट पर जाकर के एडजस्ट हो गया तो प्रोडक्ट में बदलेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं बदलेगा। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि एंजाइम किसके जैसा काम करता है, की के जैसा, और सबस्ट्रेट किसके जैसा काम करता है, लॉक के जैसा काम करता है। तब वो जाकर के किस में बदल लेता है, प्रोडक्ट में बदल लेता है। ठीक है, तो ये था आपका एंजाइम्स कैटालिसिस। अब हम चलते हैं पीपीटी की तरफ में। आप थोड़ा सा देख लीजिए नोट्स को, और देखने के बाद फिर आप डिसीजन लोगे। हम आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देंगे। ये आपका दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर रखा है, ज़रा देख लीजिए क्या है कैसे है बच्चा लोग। देखिए देखो एंजाइम्स यहाँ पे साफ है। पॉजिटिव कैटालिस्ट दो प्रकार का हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। एक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और एक जो है एक्टिव साइट को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, हमने जो अभी दिखलाया पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, ये देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, आपको साफ दिखलाई दे रहा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जैसा ही कम करेगा रिएक्शन बढ़ जाएगा। एग्जांपल में हम दे रहे हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट में H2O2 का डिसोसिएशन से पॉजिटिव कैटालिस्ट की वजह से फास्ट होता है। यहाँ प्लैटिनम बहुत फास्ट एक्टिवली काम करता है। प्लैटिनम यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है। वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शंस होता है निकल के द्वारा, बहुत फास्ट एक्टिविटी करता है। कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल के साथ कंबाइन करके CH4 बनाता है। हम आपको फिर से बोल दें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO CuO Cr2O3 में मिथेनॉल को फॉर्मेशन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड में एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें आप इसको देख करके समझ जाइए कि यहाँ पे निकल कैसा काम कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है। ऑटो कैटालिसिस में हमने अभी दिखलाया था कि कॉपर का HNO3 हमने लिखा था HNO3, और यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिखे थे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली क्या है, स्लो है। जैसा ही NO बनता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। हमने पूरा इसको डिटेल में दे रखा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे है ईस्टर हाइड्रोलाइज होगा, एसिड बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। जैसे ही एसिड बनता है रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी मेरा कैसा हो गया, कैटालिस्ट की तरह, मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट कैटालिसिस हमने दिखलाया है दो, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आपको दिखला दिया यहाँ पे। थ्योरी रिगार्डिंग कैटालिसिस इंटरमीडिएट होमोजीनियस के है। होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए जो थ्योरी दिया गया उस थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशंस थ्योरी। इसमें इसी ढंग से आपको हमने बतला रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस के लिए। हेटेरोजीनियस थ्योरी के लिए कैटालिसिस का काम कैसे होता है, तो उसमें हमने दिखलाया है। उसमें मोस्ट कॉमन थ्योरी है जिसको कहते हैं मॉडर्न एब्जॉर्प्शंस थ्योरी। वो स्टेप वाइज में लिखा हुआ है, जरा देख लो बच्चा। डिफ्यूजन हुआ, एग्जॉर्प्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ, फिर डी एग्जॉर्प्शंस हो गया और फिर भाग गया। हमने दिखलाया था अभी थोड़ी देर पहले ही दिखलाया था। यहाँ पे सारा प्रोसेस में दिखलाया हुआ है। कैटलिस्ट है, गैस आया, यहाँ पे बना, फिर एग्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे देखो एग्जॉर्ब हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट वहाँ से भाग गया और फिर डिफ्यूज कर गया। सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप के फिगर से हमने दिखला रखा है। फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट हमने बोला कि एक्टिविटी, कैटालिस्ट का कुछ अपना वर्क होता है, एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी उसकी वर्क है। और वो क्या होता है कि कैटालिस्ट ये देखा गया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है 7 to 9 बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं कैटालिस्ट की तरह, तो एक्टिविटी उसका बहुत हाई होता है उन सबों का इन कंपेरिजन टू S and P ब्लॉक। और देखा गया कि उसकी जो एक्टिविटी है 10⁻10 टाइम्स के करीब करीब में पाया जाता है। जबकि आप जानते हो कार्बोनिक अनहाइड्रेस का एक्टिविटी बहुत अधिक होता है, जो कि वो भी कैटालिस्ट की तरह काम करता है। सेलेक्टिविटी है कि किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही बनाएगा। एक कैटालिस्ट है तो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को बनाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर और कुछ बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद फिर है आपका एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस लगता है मिस कर गया है थोड़ी सा। एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस में हमने दिखलाया पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड में बदल देगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, एमिनो एसिड में बदल देगा। इसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा। और एक ग्लूकोज को जाइमेज इथाइल अल्कोहल में बदल दिया। इन्वर्टेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को, मतलब सुक्रोज को, वो बदल देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में।
और जाइमेज क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में बदल देता है, माल्टेज जो है माल्टोज को बदलता है। तो हर एक सबस्टांस के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम होता है। इंजाइम का हमने टोटल दिखलाया है, ये एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हाई होगी। स्पेसिफिसिटी मतलब हर एक इंजाइम हर एक सबस्टांस के लिए ही हो गया, हर एक सबस्ट्रेट के लिए होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। एक इंजाइम सभी के लिए काम नहीं करेगा, तो हाईली स्पेसिफिक होता है। टेम्परेचर हमने बतला रखा है 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसका pH 5 to 7 ज़्यादा करके 7 pH पे बहुत अच्छा काम करता है। और कोई इंजाइम वैसा सबस्टांस है जो कुछ मेटल सबस्टांस को आपस में रखे हुए रहता है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग कोई इंजाइम कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन यदि ग्लूकोज को रखेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन यदि लिपिड को रखेगा तो लाइपोप्रोटीन कहेंगे, फिर प्रोटीन यदि न्यूक्लिक एसिड को रखे हुए रहेगा तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे, और यही प्रोटीन यदि मेटल्स वगैरह को रखे हैं तो उस प्रोटीन का नाम हो जाता है, उस इंजाइम्स का नाम हो जाता है कोई इंजाइम, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखलाया है। अब इंजाइम कैसे काम करता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के रूप में देखो, की कैसा हो गया इंजाइम और लॉक क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ये आकर के यहाँ पे बाइंड अप करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, फिर अगला सबस्ट्रेट आएगा, फिर इसको बदलेगा, फिर अगला सबस्ट्रेट आएगा, फिर इसको बदलेगा। इस प्रकार से उसका एक्टिविटी होता है बच्चा लोग, और इसको एक जाकर के कंप्लीट करता है। तो हम आपको इसका सरफेस केमिस्ट्री का ऑल टोटल बातें कंप्लीट किए। एक बात आप लोग और ध्यान दे दीजिए, एक आएगा हो सके गोल्ड नंबर आए तो कहा जाता है कि हम लोग 10 मिलीलीटर गोल्ड की सॉल्यूशंस लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लेते हैं, उसमें हम लोग 1 मिलीलीटर 10% NaCl को ऐड करते हैं, और उसको बचाने के लिए, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो, उसके बचाने के लिए जो हम लोग प्रोटेक्टिव रिएजेंट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस को डालते हैं, तो जितना अमाउंट डालते हैं उसी अमाउंट को हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। मतलब गोल्ड नंबर कोई संख्या नहीं है, बल्कि अमाउंट है सब्सटेंस का, जो प्रोटेक्टिव कोलोइड है उसकी अमाउंट है इन मिलीग्राम में। ये देखा गया कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ी ही सा में एकदम उसको बचा लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब गोल्ड की सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर गोल्ड की सॉल्यूशन में 1 मिलीलीटर 10% NaCl को डालते हैं तो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस डालेंगे, जो प्रोटेक्टिव कोलोइड डालेंगे, जितनी अमाउंट में डालेंगे, उसको कहते हैं हम लोग गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर एक अमाउंट है, नंबर नहीं है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने ऑल टोटल बातें इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और सारे को आप देख लीजिए। मेरा ये थर्ड लेक्चर बीजीओज था सरफेस केमिस्ट्री का, तो एक क्रैश कोर्स है, इसको हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम आपको अगला फिर क्रैश कोर्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।